जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन भाया वायरमैन, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अभी जो एक बैच हमें अनाउंस किए थे, स्पेशल 14 जून से इलेक्ट्रीशियन का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है और उसी दिन एक बैच और हम ला रहे हैं वायरमैन ट्रेड के लिए। एक्चुअली में जैसे एएलपी टेक्नीशियन, इसके अलावा मेट्रो या जितने भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, चाहे वो एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल गेल सेल, इसरो, इसके अलावा अन्य जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट से वैकेंसीज वगैरह निकलते रहती है, तो उसमें ट्रेड का रेशियो अलग अलग होता है। किसी में आपको ट्रेड 60-70% तक भी पूछता है, किसी में 50% तक भी पूछता है, तो उसका एक अलग वेटेज होता है। तो जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास किए होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है, लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं करके आईटीआई किए होंगे तो स्वाभाविक तौर पे उनको ज़्यादा परेशानी होती है। और इस बैच की ज़रूरत निसंदेह वैसे ही बच्चों को ज़्यादा पड़ती है। तो आगे में चूँकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वैकेंसी भी आने वाली है, जो कि कभी भी दिया जा सकता है। इसके अलावा 2023 में आपका एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और अन्य वैकेंसी तो हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे आते रहती है। तो उसके लिए जो स्पेशल बैच है, 14 जून से हमारा एक इलेक्ट्रीशियन का बैच स्टार्ट हो रहा है और उसी दिन से एक बैच हमारा वायरमैन ट्रेड का स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे साथ सर अभी हैं उपस्थित, इंजीनियर आशीष सर। तो हम चाहते हैं कि इस बैच में क्या क्या रहना है और बच्चों को एकदम फाउंडेशन लेवल से किस किस टॉपिक की पढ़ाई होगी, इससे क्या फ़ायदे हैं, किस किस एग्जाम्स में फ़ायदे हैं, और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का कितना सिमिलर सिलेबस है। तो स्पेशल ये वीडियो उसी के लिए है और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आप ट्रेड की अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं तो अभी सबसे परफेक्ट समय है ट्रेड का पढ़ने का, क्योंकि फाउंडेशन लेवल से पढ़ेंगे तो उसमें 6 से 8 महीने का टाइम आपको लगेगा। और जो भी वैकेंसी ड्राइवर टेक्नीशियन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो उसके बाद ही या उसी टाइम में आना है, तो उस समय तक लगभग बैच आपका समाप्त रहेगा। तो हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए इंजीनियर आशीष सर को देते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो सर से डिटेल जानेंगे तो हमको लगता है और बेहद आपके लिए उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। सर धन्यवाद सर। साथियों, हम लोग आज देखते हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड का क्या सिलेबस होता है। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। और जहाँ तक मैं आपके बीच एक और बात बता दूं कि पिछले साल तक सीटीआई की एडमिशन के लिए स्टेट वोकेशनल एससीवीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी से मान्यता प्राप्त जो लोग थे जिन्होंने एससीवीटी से आईटीआई किया था, उन्हें योग्य नहीं रखा गया था अभी तक के जितनी भी एडमिशन्स हुए थे। लेकिन अभी जो नई सेशन आई है 2022 के लिए, जो फॉर्म 6 जून को आया है और 25 जून तक भरा जाना है, तो उसमें एससीवीटी के कैंडिडेट को भी अलाउ कर दिया गया है। साथ ही साथ इससे पहले अपीयरिंग कैंडिडेट को भी अलाउ किया जा रहा था, लेकिन इस बार अपीयरिंग कैंडिडेट को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आपके मार्कशीट की आवश्यकता है और उसका अंक, मार्कशीट का जो नंबर है वो भी आपको वहाँ पे एंट्री करनी है फॉर्म भरते समय, और फिर आपको अपने प्राप्तांक भी भरने हैं। ये सारे डिटेल की ज़रूरत हो रही है। इस वजह से साथियों, आपको जो है इस बार एक बेहतर अवसर मिल रहा है एससीवीटी के लिए भी। कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं, इस सब पर मैं बहुत ही जल्द आपके बीच एक नया वीडियो सीटीआई से संबंधित लेकर आऊँगा, जिससे आपको पूरी बेहतर जानकारी जो है वो प्राप्त होगी। तो आइए हम बात करते हैं अभी वायरमैन के बारे में कि वायरमैन जो है, उसे वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन मुख्य रूप से अगर देखें तो दोनों में बहुत समानताएं होती है। कई बार वायरमैन इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेता है, इलेक्ट्रीशियन भी वायरमैन का काम कर लेता है। और स्पेशली हमारी कंपनियों में वायरमैन के नाम से वैकेंसी नहीं निकलती, इलेक्ट्रीशियन के नाम से निकलती है, और वो इलेक्ट्रीशियन उसके लिए एलिजिबल होता है। अगर हम रेलवे लोको पायलट की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भीतर ही वायरमैन को रखा गया है, ठीक है ना साहब।
तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि इलेक्ट्रीशियन के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं लगभग उसमें वायरमैन को परमिशन दे दिया जाता है। एक आध ऐसे केसेस होते हैं जहां पर नहीं रहता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। अभी जो मैं चर्चा करूंगा ये सभी सिलेबस ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन को भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। उसके बाद आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके बाद आपकी अल्टरनेटर जो कि थर्मल पावर प्लांट में हम लगाते हैं, फिर आपका सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, फिर आपकी डीसी जनरेटर, फिर डीसी मोटर, उसके बाद डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आपका एसी एंड डीसी ड्राइव, उसके बाद जनरेशन, पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, हाइडल पावर प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सोलर प्लांट के बारे में, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ पर यूज होगी, सर्किट एनालिसिस, ये सारी बातें आपके यहाँ पे पावर सिस्टम के अंदर आपको जाननी है। फिर सर्किट ब्रेकर के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी प्रश्न आते हैं। अगर आप वायरमैन ट्रेड से भी इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरते हैं या इलेक्ट्रीशियन से भी भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसकी भी वैकेंसी जैसा कि मीडिया से पता चल रहा है कि वो जुलाई में निश्चित रूप से आने की संभावना है, अगर कोई विवाद नहीं होता है तो। साथियों, अगला है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इलेक्ट्रीशियन को भी पढ़ना है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड थायरिस्टर, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट माना जाता है और मेनली हम थायरिस्टर का प्रयोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ आपको जानना है, जिसका प्रयोग हम पावर ट्रांसमिशन के दौरान निश्चित रूप से करते हैं। फिर आपका मल्टी वाइब्रेटर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, मल्टी वाइब्रेटर, ऑसिलेटर, ये सब आपको यहां पर पढ़ना है साथियों। फिर आपका आ गया इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, ये सारे मेगर, ये सब इंस्ट्रूमेंट यहां पर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। अगला है आपका केमिकल सेल, केमिकल कंपोजिशन, सेल एंड बैटरी, रासायनिक सेल व बैटरी, जो कि आपकी पावर सप्लाई देने का काम करती है विषम परिस्थितियों में, जब हमारी कंटिन्यूटी सप्लाई की खत्म हो जाती है। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। फिर डीसी सर्किट एंड लॉ, ओम्स लॉ वगैरह यहां पर देखना है, किरचॉफ्स लॉ देखना है। फिर एसी फंडामेंटल, ठीक है साहब, इसमें आपकी 3 फेज, सिंगल फेज दोनों आपको यहां पढ़ना है। फिर 3 फेज सिस्टम आप देख रहे हैं एसी का, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिज्म है, फिर आपकी इल्यूमिनेशन है, उसके बाद वैद्युत केबल के बारे में, अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है। फिर घरेलू विद्युत उपकरण, आपकी आयरन है, आपके टोस्टर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है साहब। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, जो वायरमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो यहां से आता है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, अर्थिंग, वैद्युतिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, उसके बाद कमर्शियल वायरिंग, व्यावसायिक वायरिंग जो हमारी मॉल वगैरह में होती है, ठीक है, एसी वगैरह की वायरिंग। उसके बाद कंट्रोल पैनल लेआउट, फिर सब स्टेशन एंड इट्स टाइप, ये स्पेशल है, जो विशेष रूप से किसे पढ़ना है, ये विशेष रूप से वायरमैन को ही पढ़ना है। उसके बाद आइए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, और ट्रेड हैंड टूल्स, जिस औजार की मदद से हम अपने इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन जिस टूल्स की मदद से वायरिंग का काम करेगा, वो सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन, उसका डिटेल यहाँ पर जानना है। और आप जानते हैं चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन हो, सेफ्टी फर्स्ट देन वर्क, पहले आपका सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद आपका काम आवश्यक है साहब। आइए जरा देखते हैं क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रीशियन के लिए होती हैं, ऑलमोस्ट वो अपॉर्चुनिटीज आपके वायरमैन के लिए भी होती है। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन की कैटेगरी में आपके वायरमैन जो हैं वो अप्लाई करते हैं और वो यहाँ पर योग्य होते हैं, ठीक है। आपके पावर प्लांट में, थर्मल प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में, हाइडल प्लांट में, इन सभी जगह इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी के लिए वायरमैन को अलाउ किया जाता है।
फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी विशेष रूप से वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, डिफरेंट स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वायरमैन को अलाउ किया जाता है। साहब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम से जुड़े जितने भी वैद्युतिक संसाधन हैं उन सभी जगहों पर इस्तेमाल में वायरमैन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज हैं, इसरो, डीआरडीओ, ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप भी आप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 5,000 से 10,000 रुपए प्रति महीने मिलता है और 1 साल का यह अप्रेंटिसशिप होता है। और आपको मैंने बताया भी है आईओसीएल में, एनपीसीएल में, उसके बाद ओएनजीसी में, ईसीआईएल में, इन सभी संस्थानों से जो लोग अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं उन्हें ही वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरने का मौका मिलता है। इसलिए अप्रेंटिसशिप भी जो इस साल पास आउट हो रहे हैं छात्र, वो बिल्कुल अप्रेंटिसशिप के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये अप्रेंटिसशिप अच्छे संस्थानों से करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर मिलती है और उस दौरान आपको स्टाइपेंड के रूप में 5 से 10,000, 8,000 रुपए भी मिल जाया करते हैं। ठीक है साहब, तो ये हमारी अप्रेंटिसशिप ईसीआईएल में होती है, ओएनजीसी में होती है, आईओसीएल में होती है, रेलवे में होती है, स्टेट के अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में निकलती है। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी भी रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई हुई है, समझ गए। तो ये हमारे कई सारे सेक्शन हैं जहां पर कि हम बेहतर कर सकते हैं वायरमैन के माध्यम से। साथियों, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में मुख्य अंतर अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, तो यहां पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रीशियन के लिए मिनिमम नामांकन के लिए 2 साल के इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के लिए, आईटीआई के लिए 10th पास होना बहुत ही आवश्यक है, जबकि वायरमैन के लिए न्यूनतम योग्यता 8th पास है। किसी किसी स्टेट में 10th कर दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम अभी भी आप देखेंगे तो वो 8th पास ही है। ठीक है, उसके बाद साहब इलेक्ट्रीशियन का जो मुख्य काम होता है, हमारे घर में फैन है, हमारी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, हमारे टोस्टर हैं, हमारे सपोज कर लो गीजर है, ये सब जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो होम एप्लियंसेस हैं, उसमें कोई खराबी आ गई, मिक्सर है, मिक्सी मशीन है, उसमें खराबी आ गई, तो उसका मेंटेनेंस करने का काम किसका है? इलेक्ट्रीशियन का है। फिर कमर्शियली अगर आप देखें तो एसी की रिपेयरिंग करना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की रिपेयरिंग करना, ये सब किसका काम है? इलेक्ट्रीशियन का है। अगर हम इंडस्ट्री में जाएं साहब, तो मोटर है हमारा, जनरेटर है, ड्राइव है, इन सभी का मेंटेनेंस करना, इसके मैन्युफैक्चरिंग में कॉपरेट करना, ये सब आपको इलेक्ट्रीशियन के अंदर आता है। लेकिन वायरमैन का मुख्य काम, इसका मुख्य काम वायरिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है साहब? वायरिंग से संबंधित है। चाहे वो वायरिंग आपकी मशीन की हो, चाहे वो वायरिंग आपके बिल्डिंग की हो, चाहे वो वायरिंग आपके ऑफिस की हो, चाहे वो वायरिंग आपके इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो टेलीफोन से जुड़ी हो, चाहे सीसीटीवी से जुड़ी हो, हर एक तरह की वायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वायरमैन होता है। और सेवरल टाइम दोनों एक दूसरे के काम को कर सकता है। जरा एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बीच एक बात रखता हूं। अगर सपोज कर लीजिए साहब कि हमारी ये पावर प्लांट है, ये आपकी क्या है? पावर प्लांट है। पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, वहां से हमने क्या किया? पावर सप्लाई जो डेवलप करी, और फिर पावर सप्लाई जो डेवलप की तो वो हम पावर सप्लाई किसे दे देते हैं? सपोज कर लीजिए पावर प्लांट से तो हम कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी लाते ही हैं, लेकिन हमने पावर प्लांट से किसको कनेक्ट कर दिया? सपोज कर लो हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया। तो पावर सप्लाई से मोटर को कनेक्ट करना या पावर प्लांट से आ रही सप्लाई का मोटर में प्रोवाइड करना ताकि मोटर उसे मैकेनिकल में बदल सके, इस काम के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? यहां जो वायरिंग हुई है ये आपको वायरमैन कर रहा है। कौन कर रहा है? वायरमैन कर रहा है। लेकिन मोटर के बाद फिर मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है किसके माध्यम से? ड्राइव के माध्यम से। तो ड्राइव का सेटअप कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रीशियन कर रहा है। ड्राइव का सेटअप कौन कर रहा है? इलेक्ट्रीशियन कर रहा है। लेकिन मोटर से ड्राइव के बीच का कनेक्शन कौन कर रहा है? ये वायरमैन कर रहा है। ये कौन कर रहा है? वायरमैन कर रहा है। यानी दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। समझ गए? अगर ड्राइव में खराबी आएगी, मोटर में खराबी आएगी तो इसको इलेक्ट्रीशियन देखेगा, लेकिन इसकी वायरिंग में, पूरे सिस्टम की वायरिंग में कहीं कोई इशू आएगी तो उसे वायरमैन देखेगा। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। समझ गए? एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इसीलिए जो सिलेबस है वह दोनों का 98% कॉमन है। समझ गए? और आपको वायरमैन को इलेक्ट्रीशियन के अंदर ही रखा गया है। इस वजह से साहब आपको जो है, जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया है उसी को पढ़ना है और
और कैरियर के लिए आपको सोचना है। देखिए, मुख्य बात यह है, यदि आप प्रिपरेशन करने में थोड़े विलंब करते हैं और वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के बाद सोचते हैं, तो निसंदेह आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प होगा और सफलता तो जरूर मिलेगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, हमारा मास्टर फाउंडेशन बैच जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए है, ALP टेक्नीशियन के लिए है, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है, और बाकी सभी एग्जामिनेशंस को लेते हुए ये बैच है, ये 14 जून से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट पटना मुसल्लमपुर हाट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। और जो हम कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगी। प्रैक्टिकल चीज़ों को भी आपके बीच रखा जाएगा। जो हमारी नोट्स आपको प्रोवाइड होगी वो सारी नोट प्रिंटेड होगी, दैट मीन्स कि वो टाइप्ड होगी और वेल मैनर्ड होगी और एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी की मिलेगी। हम वीकली टेस्ट भी अरेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी टेस्ट और क्यूज भी चल रही है। तो 14 जून से हमारी नई फाउंडेशन बैच आ रही है और ITI इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है, जिससे कि आप 4 से 6 महीने अगर आप इस टेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो 5-7 हज़ार क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होती है और आप कभी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प लेकर आता है और आपके क्वेश्चन आपसे अनटचेबल नहीं होते। आपको ये नहीं लगता कि आउट ऑफ सिलेबस है, आप उसका जम करके प्रैक्टिस करके आप सफल तो निश्चित हो ही सकते हैं। ऑफलाइन मोड में साहब मंडे टू फ्राइडे ये हो रही है और 200 रुपये पर मंथ इसकी फी है। और ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप पर 14 जून से 14 जून से यह स्टार्ट होगी। ठीक है, और ऑनलाइन में इसकी फी 100 रुपीज के आसपास रहनी है मंडे टू फ्राइडे। ऑनलाइन के लिए शाम 5 से 6 और ऑफलाइन के लिए शाम 6 से 7। ओके, थैंक यू।